अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। व्यूअर्स, आज जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल करना चाहते हैं। अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, बेहतरीन नौकरी, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी असल पहचान हमारे मालो दौलत से नहीं बल्कि हमारे बर्ताव से होती है। आजकल हम इतने मगन हो गए हैं कि किसी को शुक्रिया कहना भी भूल जाते हैं। किसी के लिए रास्ता छोड़ना हमें बोझ लगता है और महफिल में बैठकर मोबाइल फ़ोन में घुसे रहना हमारी आदत बन चुकी है। याद रखिए, इखलाक और तमीज़ वो जेवर है जो कभी पुराने नहीं होते। एक छोटा सा शुक्रिया या किसी को देखकर प्यार से मुस्कुरा देना, यकीन मानिए सामने वाले का पूरा दिन बदल सकता है। तो क्यों ना आज से हम अहद करें कि हम अपनी ज़ुबान और अपने रवैये से दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि इंसान अपनी शक्ल से नहीं अपने इखलाक से पहचाना जाता है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है जो कि फील्ड से हमें रिपोर्ट करेंगे। आज ही बिल्कुल बागों के शहर लाहौर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई दिलफरेब हो चुका है। सुबह सवेरे लाहौर में जहाँ पर धूप निकली है, सूरज निकला है, तो वहीं पर सुबह सवेरे चलने वाली हल्की ठंडी हवा के बायस लाहौर का जो मौसम है वो उससे शहर लाहौरिये जो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशन गोई जो है वो की गई है। लाहौर में हफ्ते से पीर तक जो है वो बारिशें होंगी, जिसके बाद लाहौर का जो मौसम है वो सर्द महसूस किया जाएगा। लेकिन इन बारिशों के बाद दोबारा फिर लाहौर में दिन ब दिन जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा होगा और लाहौर में फिर गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ता चला जाएगा। ताहम अगर आज के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 72% तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर लाहौर में 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से लाहौर में इस वक्त जो है वो हल्की और ठंडी हवा भी चल रही है और इससे निकलने वाली धूप और चलने वाली ठंडी हवा के बायस जो दोनों का मिलाप है वो लाहौरियों के लिए एक बेहतरीन मौसम जो है वो लेकर आता है। और लाहौरिये सुबह सवेरे जहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो वहीं पर इस दिलफरेब मौसम को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज मेरे साथ शेफ़ मौजूद है। देखते हैं वो हमारे लिए कौन सी रेसिपी लेके आए हैं, कौन सी न्यू डिश लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है शेफ़ रुखसाना तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो बताएं क्या लेके आए हैं हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। आज कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। अच्छा। बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ें मैंने अरेंज की हैं क्योंकि बच्चे आजकल आपको पता है जंक फूड वाली साइड पर हैं। तो ये एक होममेड है, प्योर है कि आप घर में आसानी से मैं बना रही हूँ। आज ये है हमारा क्राउन बर्गर है, क्रिस्पी क्राउन बर्गर। ठीक है, इसमें ये चिकन का फिले है। ठीक है, इसमें मैंने मैरिनेट किया है। इसमें चिली फ्लेक्स है, धड़ा मिर्च है, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा मैंने जिंजर डाला है और इसके अलावा मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। फिर इसके बाद ये इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गया, ये टेंडर। इसको हमने फौरी तौर पे नहीं पकाना है, इसको हमने पहले टेंडर करने के लिए रखना है। सारा इसका जूसी जो है इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। तकरीबन 4 आवर्स के लिए आपने इसको रखना है। ठीक है, और ये जितनी देर तक पड़ा रहेगा ये आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें पहले, फिर इसके बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए भी रख सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। आप निकाला, आपने कोटिंग की और फ्राई करके आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी मैदे के साथ कोटिंग करेंगे। ठीक है, आपने पहले इसको हाँ, ये मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ है। हाँ जी। और अब आप इसकी कोटिंग कर रहे हैं किस चीज़ से? ये मैदा प्लेन फ्लोर है। अच्छा, प्लेन फ्लोर से आप इसकी कोटिंग करेंगे अच्छा से, उससे ये क्रिस्पी हो जाएगा। या ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा, इससे स्मेल भी चली जाती है वो जो चिकन में हल्की सी होती है? जी बिल्कुल। इसमें मैंने विनीगार भी ऐड किया हुआ है। विनीगार है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो उससे स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
और वैसे भी जब आप चिकन लेकर आते हो घर में तो आप चिकन को पहले आते ही सबसे पहले आप विनीगार में उसको विनीगार और थोड़ा सा पानी डालकर डीप करके रख दें। बिल्कुल, और वैसे भी सिरके से जो स्मेल वगैरह वो सारी चली स्मेल जाती वो है। सारी स्मेल चली ऐसे ही जाएगी। है। ये ठीक देखेंगे है। इस तरह इसको आपने करना है, इसको थोड़ा सा पुश करना है, दबाना है। और एक जो बर्गर है उसके लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको फिले की? तकरीबन डिपेंड करता है, 150 ग्राम का भी आप ले सकते हो, 200 ग्राम का भी ले सकते हो, 80 ग्राम का भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने बड़ा पीस ले लिया है तो आप उसको हाफ पोर्शन को भी आप हाफ कर सकते हो। ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अच्छा, अब हम इसको फ्राई करेंगे? या ठीक है, तो कितनी देर फ्राई करेंगे हम इसको? ये बिल्कुल हल्की आंच पे ये फ्राई होगा, बिल्कुल लाइट सा, तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे, 7 से 8 मिनट इसको लगेंगे। अच्छा, ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा? क्योंकि अंदर अक्सर तक हम ये देखते कुक हैं हो अंदर जाएगा से बिल्कुल। कच्चा हो आप इसको जाता है। हल्की आंच पे फ्राई करना है, आपने तेज बर्नर नहीं ऑन करना, लाइट आग में इसको आपने फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। ठीक है। इसकी मुझे लगता है जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि ये क्रिस्पी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बड़ा सॉगी सा बनता है। नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ ना, ये क्रिस्पी इसी सूरत में होगा। अब आपके सामने ही बनेगा। मेन चीज़ होती है ये कोटिंग होती है, प्लेन फ्लोर के आप कोटिंग आपने करनी है, बड़ी आपने दबा दबा के इसकी कोटिंग करनी होती है। कोटिंग हो रही है इसकी, आप इसको हाथ के थ्रू भी कर सकते हो, आप इसको चम्मच के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ये इसी तरह ये क्रिस्पी हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए ये मैंने फ्राई किया है, हल्की आंच पे ये फ्राई हो रहा है और इसका क्रिस्पीपन भी आ गया। अगर आप इधर आ सकते हैं तो आप देख सकती हैं क्रिस्पीपन भी। आगे हूँ मैं, बताएं फिर क्या कर रही हैं आप? हमारा बर्गर भी साथ साथ बन रहा है, आपने बुलाया और मैं आ गई। जी बिल्कुल, मुझे भी सिखाएं आज। फॉर योर कमिंग। और मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा गाइड कर जी, देते जी, हैं। जरूर। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ क्रीमी क्लाउड सैंडविच। इसकी रेसिपी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने चिकन को लिया, चिकन बोनलेस लिया, उसको हमने बॉईल किया, अच्छा सा बॉईल किया और बॉईल करने के बाद ड्राई किया और उसको बिल्कुल क्यूब कटिंग में, चॉप कटिंग हमने कर ली। साथ में मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड की है। वेजिटेबल में मैंने इसमें खीरा चॉप डाला, एलोपिनो है और बंद गोभी है। ठीक है। और थोड़ी सी मैंने एज ए टेस्ट के लिए मायोनीज में मैंने, क्योंकि ये मायोनीज है, मायोनीज में मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और हर्ब ऐड किया है थोड़ा सा ना, ओरिगानो। ठीक है, वो जरा एक खुशबू आ जाएगी। अब आपने अपने बच्चों को देना है तो अगर उनको ये हर्ब नहीं पसंद है तो आप बेशक मत ऐड करें। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के हिसाब से। ऑब्वियसली अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बच्चे सम टाइम ये होता है कि बच्चे जो है वेजिटेबल नहीं खाते, इरिटेट करते हैं, लेकिन तो मुझे लगता है इस फॉर्म में बच्चे खा लेते हैं और ये बड़ा हेल्दी लंच स्नैक भी है, क्योंकि ये इसमें मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की है, चॉप कटिंग की है और ये बहुत मजे का बनता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें क्रीम का भी टच दिया है। क्रीम का भी अपना फ्लेवर है, वो ठीक हो जाती है। मायोनीज इसमें है, क्रीम है और फिर ब्लैक पेपर है और फिर वेजिटेबल है। मतलब एक ये हेल्दी फूड है एक बच्चों के लिए कि अगर आपने आप अपने लिए भी एज ए लंच के लिए, आप लंच के लिए भी अगर आप डाइट कर रही हैं आप, और लंच अक्सर नहीं दिल करता हैवी खाने का, कुछ लोग डाइट पे होते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और ये देखिए क्योंकि ये बॉइल्ड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप इसे फील करेंगे कि मेरी कभी आपकी बॉडी मोटी ना हो जाए। होता है ना, हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं इस बारे में। तो ठीक है, अब हमने एक और लेयर की है, एक और लेयर की है और फिर इसके तो अगर कोई डाइट पे हो तो इसमें से अगर वो एक चीज निकालना चाहे तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि इसमें से क्या चीज वो निकाल ले? अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि ये है ही ऐसा फूड, ये ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पूरा हेल्दी है। अब देखो अगर मैं इसमें एग भी ऐड करती ना, बॉइल्ड एग भी ऐड करती तो वो भी बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, लेकिन मैंने इसमें एग ऐड नहीं किया। ठीक है, तो हमारा सैंडविच ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, राइट? यस, हमारा एक सैंडविच कंप्लीट हो चुका है, मैलो मलाई सैंडविच। और इसकी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए हैं और इसके बाद ये मैंने इसमें वेजिस भी ऐड की हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मत ऐड कीजिए, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप ये खाकर महसूस करें कि यार ये मुझे भारी फील हो रहा है। ये बिल्कुल लाइट सा है, आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो, आप लंच में भी यूज़ कर सकते हो, आप पार्टी के लिए भी, डिनर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके एजेस जो है वो कटिंग कर रहे हैं। तो उससे ये होता है कि एजिस कटिंग करने से ये होता है कि एक नीटनेस आ जाती है। और वैसे भी कुछ लोगों को ना पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये चीजें तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती।
तो आपने बड़े प्यार और के वैसे साथ भी इसकी edges- अक्सर माएँ ना प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है उनका। सुबह के टाइम बच्चों के लंच में भी वो प्रोसेस्ड फूड्स दे रही होती हैं, नगेट्स वगैरह और ये सारी बिल्कुल। चीज़ें। तो देखिए- ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी। और अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस के लिए भी काफ़ी हेल्दी और अच्छा स्नैक है और लाइट भी है। लाइट भी है और ये प्रॉपर एक मील है आपका, इसमें हर चीज़ इसमें ऐड हो बिल्कुल। जाती है। बॉइल्ड ही इसमें चिकन है कि इसमें ये नहीं कह सकते हमने इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। लाइट है, जो स्पाइस नहीं खाना चाहता तो उसके लिए भी ये बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए ये इसके लो बिल्कुल हमारा सैंडविच प्रिपेयर हो गया। आप हम टूथपिक से आप इसको सर्विंग कीजिए। अच्छा, ब्रेड हम इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई ब्राउन डाइट ब्रेड आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस तो आप ब्राउन ब्रेड भी आप यूज़ कर सकते हो, मिल्की ब्रेड भी आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो है ये सैंडविच ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड अच्छा, इसमें ज़्यादा हम चीज़ चलती भी है। ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये देखें, अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको क्रिस्पी क्राउन बर्गर का बताया था, वो भी हमारा तकरीबन डन हो चुका है। जी, ये जी। देखें, ये आप कह रही थी ना अभी इससे पहले, आप कह रही थी क्रिस्पी नहीं आता उसका, और ये देखें ये क्रिस्पन इसका। राइट, ठीक इसको है। बिल्कुल आपने ना हल्की आंच पे फ्राई करना होता है, और ऑयल को थोड़ा गरम कर या ऑयल को आप पहले हल्का सा गरम करें और ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना आपने। ठीक है, और हल्की इसमें- आंच पे। हाँ, इसमें मैंने लो ये फ्लेम ये पे। ये इसमें मायोनीज और केचप इसमें मैंने ऐड की है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किया है। और अगर आप अच्छा, खुद आपने सॉस बनाई है, चीज़ें ये मिक्स करके? होममेड है। अगर आप चाहते हो कि आप इसमें चिली सॉस नहीं ऐड करना चाहते, जस्ट आप मायोनीज ही ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया। और आपने यहाँ पे भी लगा दिया बर्गर के साइड पर भी, और ताकि ये इसमें हम कौन सी सॉसेज ऐड कर ताकि ये सकते हैं? ड्राइड हो। इसमें यही सॉस ज़्यादा यूज़ होती है, मायोनीज ऐड होती है या फिर केचप होती है। आप इसमें गार्लिक सॉस भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो है ना ये मैंने आइसबर्ग में लगा रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ये भी रख लें साथ में, अपनी प्रेफरेंस के हाँ। अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऐड करके ओके, तो हमारा जो क्रिस्पी क्राउन बर्गर है ये भी रेडी हो चुका है। ये भी देखें ऐड हो गया, ये देखें ये भी बन गया। ठीक है। और अब हम अब नेक्स्ट इसके क्या बाद बनाएंगे? हम तैयारी कर रहे हैं टिक्का सैंडविच की, चिकन ठीक है, टिक्का टिक्का सैंडविच। सैंडविच। और अच्छा, इसकी एक दफ़ा बता दें चिकन का आपने किस तरह हाँ, मैं बनाया? आपको बता देती हूँ। मायोनीज तो वही है, इसमें मायोनीज, केचप, ग्रीन चिली, रेड चिली इसमें मैंने ऐड की है, और थोड़ा सा मैंने इसमें हर्ब ऐड किया है, जैसे ओरिगानो। अब अच्छा, ये मैंने चिकन बनाई, चिकन बोनलेस मैंने लिया है। चिकन बोनलेस लेने के बाद मैंने कटिंग की है, उसकी क्यूब कटिंग की है, छोटी छोटी आप बेशक कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद मैंने इसमें रेड चिली, चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्च, नमक, काली मिर्च डालकर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। ठीक है। और ये हल्की आंच पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला इसमें और पकने के लिए रख दिया, और इसको आप हल्की आंच पर पकाएं। और ये जब चिकन अंदर से टेंडर हो जाए तो फिर आप इसको उतार लें। फिर इसके बाद आप इसको स्मोक भी दें। ठीक है, ये चिकन टिक्का स्मोकी सैंडविच बन जाएगा। लेकिन अगर आपको स्मोकी कोयले का? या कोयले का, ठीक अगर आपको स्मोकी नहीं पसंद है तो आप जस्ट सिंपल इसी तरह बना लें। अच्छा रुखसाना, जो लोग बिगनर्स हैं जिनको हाँ इतनी जी। कुकिंग नहीं आती, हाँ जैसे जी। मैं हूँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो गया, अंदर से भी पक गया? क्या उसकी सीक्रेट वो है, टिप क्या है उसकी? ये तो बहुत आसान है, ये अच्छा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आपने किया क्योंकि है, अक्सर बहुत जल easy जाता है, शायद हम नहीं, फ्लेम ज्यादा रखते हैं इस नहीं वजह नहीं से। बिल्कुल आपने हल्की आंच पे पकाना है ना। आपने पानी भी उसमें थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी निकलता है, अच्छा, उसका ठीक अपना है। भी पानी। फिर पता क्या होता है, जब आप पानी ज्यादा डाल देते हो ना, तो वो फिर आप पानी ड्राई करने के चक्कर में चिकन घुल जाता है। पानी ठीक है। आपने थोड़ा ही डालना है, और फिर इसके बाद इसको आपने देखते रहना है। और ये देखें, आप नाइफ से आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें ये बिल्कुल कुक है। ये ऐसे भी आप देख ठीक सकते है। हो, उतार के भी देख सकते हो। ठीक है, चलें अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। या अब हम चिकन इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसमें भी आपने वही सॉस यूज की है सेम? इसमें मैंने वही सॉस, ये पता क्या, आप ये सॉस जो है ना, वो हर चीज़ अपने के साथ बहुत use कर चीज़ों के सकते लिए हैं। यूज़ कर सकते हो। और इसका फ्लेवर जो है इतना अच्छा आता है। मेन चीज़ होता है कि आपने जो आपकी मेन इंग्रेडिएंट्स है उनका फ्लेवर चेंज करना। आप इनका फ्लेवर चेंज करें, सॉस जो है बेसिक सॉस वही रहेगी,
ठीक है। आप इसी बेसिक सॉस को आप कितनी Filling चीज़ों change के कर लिए- लें हम। फिलिंग चेंज कर लें। आप इसी सॉस को आप इसी तरह बनाकर आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको नगेट्स के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको आप बर्गर पे आप इसको इस्तेमाल करें। हर जितने भी जंक फूड आप इस्तेमाल करते हो घर में बनाते हो, आप उसके लिए आप इसको आसानी से इस्तेमाल करें। अच्छा, और इसके खाएं, साथ enjoy करें। इसको हम किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं? बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? जैसे फ्राइज तो हैं, हाँ हम जी। फ्राइज के साथ भी कर सकते हैं। और ये हमारा ये अगर इतना हैवी है कि इसको अगर फ्राइज ना भी होना तो ये चल जाएगा, इतना ठीक है। हैवी होता है। प्रॉपर टोटली मील है। देखिए आप आपके सामने ब्रेड का साइज भी, क्योंकि ये सैंडविच ब्रेड है, ब्रेड का बिल्कुल। साइज आ जाता है, नॉर्मल फिर इसमें ब्रेड चिकन नहीं है और फिर इसके बाद वेजीज इसमें आ जाती है, तो वो इतना हैवी हो जाता है ना। आप ये 2 पीस आप खाएंगे ना, आप कहेंगे मैं फुल हो गई हूँ, क्योंकि ये देखिए आप इसका भी देख लें, 3 लेयर बिल्कुल है। ऐसे अगर है। अच्छा आप चाहते हो ना कि भाई मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगी या खा पाऊंगा, या बच्चे भी होते हैं नहीं वो खा पाते, तो आप इसकी 2 लेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक लेयर कम कर लें हाँ, हम। आप 1 लेयर कम कर लें और 2 कर लें आप, ठीक है। ठीक आप है। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब हम दोबारा अपनी वेजीज ऐड कर रहे हैं। हाँ, वेजीज ऐड कर रहे हैं। अगर वेजीज नहीं ऐड करनी है आप मत ऐड कीजिए वेजीज। अच्छा, ये मैं इस वजह से सॉस ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता है सैंडविच जो है ना ज़रा जूसी होना चाहिए। ड्राई क्योंकि ड्राई bread जो है वैसे ना, भी वो dry लगती ड्राई है। अंदर जाता ही नहीं है, बिल्कुल खाया ऐसे ही ही नहीं है। जाता। फिर उसके बाद इसकी ये होता है कि हमें कोक का सहारा लेना पड़ता है, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक। हाँ, बिल्कुल। यहाँ जो लोग कॉफ़ी या चाय पीते हैं वो उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा देखिए, ये अब मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इसका मैं आपको 2 तरीके में बता देती हूँ। एक तो आप इसको, अगर आपके घर में ग्रिलर है तो आप ग्रिलर भी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। आप इसको ग्रिल कर ले। अगर ग्रिलर नहीं है, आप जस्ट फ्राई पैन ले, माइनर सा आप ऑयल डालें और इसको हल्का सा, क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं कि वो इस तरह नहीं खाते, वो कहते हैं हल्का सा हम थोड़ा सा फ्राई कर toasted लें, हो। टोस्टेड हो, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बिल्कुल तीसरी ऐसे। ऑप्शन आपके सामने जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रिलर का अपना अरोमा आता है ना ग्रिलर का, वो फिर बड़ा मजे का लगता है। या और वैसे भी क्रिस्पी हो जाता है। क्रिस्पी हो जाता है। कुछ लोगों को क्रिस्पी नहीं पसंद है, हमने हर एक की पसंद का भी ख्याल रखना बिल्कुल, होता है। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाँ जी। आप कर सकते हाँ हैं। जी ठीक है, तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जी। अच्छा, ये इतनी देर में बने भी नहीं है, बड़े क्विक स्नैक है ये जो जल्दी देखिए- जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा या- टाइम है तब भी आप ये रेसिपीज ट्राई ये कर आपने सकते बहुत हैं। अच्छा सवाल किया। ये सबके लिए ही मैं इसका जवाब दूंगी। इसके लिए ये है कि देखें, आप चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखें, आप सॉस बना के रखें। मेलो मलाई सैंडविच जो है, जिसका मैंने चिकन को बॉईल किया, उसमें मायोनीज वगैरह डाला, ये तकरीबन आपका 15 से 20 दिन चल जाएगा। आप इसको भी बना के रखें, ठीक है। और आपके घर में गेस्ट आते हैं, अचानक कोई सडन आपकी फ्रेंड आ जाती है, कोई भी आ जाता है, बिल्कुल। आपके पास सैंडविच होना चाहिए। और देखिए वेजिस तो हर घर में ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ आप साथ ये साथ भी देखिए, करें। आपने ये रख दिया और आप यकीन करें हर कोई इतना पसंद करेगा इस बिल्कुल चीज़ को। ऐसे ही है। हाँ। चाय पे अगर किसी को बुलाया है तो हम साथ ये जो है एज अ स्नैक हम सर्व कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। और देखिए इसकी कटिंग भी आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना, इसकी कटिंग भी होती है कि इसकी कटिंग अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो तीनों डिशेस हैं, तीनों हमारे जो स्नैक्स हैं, रेसिपीज़ हैं, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं चाहूँगी एक दफ़ा कैमरे में उसको दिखाएं। जी बिल्कुल। ये एक ठीक से भी है। आपका पेट भर जाएगा। ठीक है। जितनी आपकी सेहत है ना, उससे पेट भर जाएगा आपका। ओके क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसमें सॉस भी ऐड कर दिया है, फिर जो प्रोटीन है उसका भी आपने एक पोर्शन ऐड कर दिया है, या। उसके अलावा हमारी वेजीज हैं वो भी ऐड कर दी हैं, आप तो तो- ऑब्वियसली एक फुल मील हो आप गया। तो कह रही हैं कि आपको पकाना नहीं आता, माशाल्लाह आपको तो इतना कुछ पता है। आप तो माशाल्लाह एक, मुझे लग रहा है कि जैसे एक शेफ बोल रहे हैं ना, वैसे आप बात कर रही हैं कि आपको हर चीज़ का पता है। आप वैसे ही कर रही हैं ना कि आपको खाना पकाना नहीं आता। नहीं, नहीं। क्योंकि कुछ लोग पता क्या होते हैं घर में, कुछ ऐसी भी बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, मम्मा मैंने नहीं पकाना, मुझे नहीं आता। लेकिन जब वो पकाने के लिए आती है तो वो सबको हैरान कर देती है। मुझे वो लग रही है आप। नहीं, मेरी अम्मा भी यही कहती है, लेकिन वो अभी मुझे कुकिंग नहीं करने देती। बस छोटी छोटी स्नैक्स वगैरह, सैंडविचेस या पिज्ज़ा या फिर नूडल्स, ये चीज़ें बना लेती हूँ। नहीं, मुझे आप वही लग रही हैं, आपको सब कुछ पता है। बस चूल्हे का काम थोड़ा मेरे से- मुझे डर लगता है करने आप से। मेरे से ज्यादा बता रही हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, सब पता है वो आपको। तो इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो आ ही जाती है इंसान को। ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इनकी न्यूट्रिशन वगैरह का बस पता होता आ है। जाती है ना, आप समझ लें ये आपने ही बनाया। ठीक है, डन जी, ये सब कुछ जी मैंने बनाया है। और आप देख सकते हैं 3 जो रेसिपीज हैं वो आपके सामने मौजूद है। अब आप चाहें अपने बच्चों को स्कूल लंच में दें ये, और आप चाहें अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो ये क्विक स्नैक के तौर पे भी दे सकते हैं। और अगर आपका नहीं दिल हैवी ब्रेकफास्ट करने का, लंच करने का, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। एक बार फिर बहुत शुक्रिया शेफ रुखसाना बहुत आपका। शुक्रिया आपका भी, आपने इतनी अच्छी कंपनी दी है मुझे, आपको भी बहुत शुक्रिया। यो वेलकम। आपका भी शुक्रिया। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी की वजह से पूरी दुनिया को तवानाई के बहरान का चैलेंज दरपेश है। तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी के लिए परेशान कुन है। दूसरी तरफ LNG और LPG बहरान भी सर उठा रहे, यानी तवानाई के बहरान का खदशा मुसलसल सर उठा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस को 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया था, मगर अब इसमें 15 अप्रैल तक तोसी की बात की जा रही है, जो कि तलबा के तालीमी साल के आगाज़ में ही अच्छा तासुर नहीं है, जबकि वालिदैन में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि अभी इस हवाले से फ़ैसला होना है, लेकिन पंजाब में माजी की बात की जाए तो 24 जनवरी 2026 को ही लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच में एक आइनी दरख्वास्त की रोशनी में एक बनी कमेटी ने सिफारिशात पेश की थी कि तलबा का तालीमी साल 190 दिन तक लाजमी होना चाहिए, जो कि साल 2025 में सैलाब, स्मोक और दीगर वजूहात की बिना पर सिर्फ 120 दिन तक महदूद होकर रह गया था। वालिदैन और असातिज़ा के लिए पंजाब हुकूमत को आइंदा क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए, कुछ तजावीज़ पर बात करेंगे और इस हवाले से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट रज़ाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक है नूर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब ये जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं तलबा को आए दिन छुट्टियाँ हो जाती हैं। अभी पहले 31 तक प्लान था कि उनको ऑफ देना है, लेकिन अब 15 अप्रैल तक बात की जा रही है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल में या मार्च के मिड में एंड में नई क्लासेस का आगाज़ हो जाता है, लोगों के फाइनल्स का रिजल्ट आ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों की तालीम इससे मुतासर हो रही है? जी, तालीम बिल्कुल मुतासर हो रही है और बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा था। अभी बहुत सारे स्कूल्स ने अनाउंस कर दिया रिज़ल्ट और कुछ स्कूल्स के अभी पेपर हो रहे हैं और उन्होंने भी रिज़ल्ट देना है। तो साल के स्टार्टिंग पे ही अगर आप बच्चों को दोबारा छुट्टियों की तरफ ले जाएंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ओपनिंग कैसे करेंगे? छुट्टियों के बाद छुट्टियां। जी, छुट्टियों के बाद छुट्टियां। तो बच्चे तो चाहते हैं छुट्टियां मिल जाएं, वालिदैन का भी इस तरफ रुझान होता है, लेकिन अगर तालीमी तौर पे देखा जाए या उनको ये देखा जाए कि उससे उनको नुकसान क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि नुकसान को जज करना या उसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अभी तवानाई की जो वजारत है उसने एक डाटा पेश किया है, उस डाटा में उसने बताया कि हमारे पास तेल के ज़खायर कम हैं। इसी तरह एक डाटा देना चाहिए जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है उसको भी, और एक डाटा देना चाहिए जो सेहत की मिनिस्ट्री है उसको भी। देखिए, जो हमारा जो बच्चों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहन का वो जो अगला हिस्सा, दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो आपको राइट और रॉन्ग का तफरीक बताता है, जो एनालिसिस कर सकता है, वो स्कूल में डेवलप होता है। स्कूल को स्ट्रक्चर ही ऐसे किया होता है कि बच्चों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्कूल में मैक्सिमम डेवलप हो सके। उसमें वालिदैन भी अपना हिस्सा डालते हैं, उसमें एनवायरनमेंट भी अपना हिस्सा डालता है, लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट उसमें मेजर पार्ट प्ले करता है। और जब बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होगी कि मैंने राइट डिसीजन कब करना है, मैंने लॉजिकल थिंकिंग कैसे करनी है, मैंने लॉजिकल डिसीजंस कैसे करने हैं। तो बच्चे का जो लिम्बिक सिस्टम है, जो ब्रेन का बैक साइड वाला जो एक ब्रेन है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, जो इमोशंस पे ड्राइव करता है, जो बच्चे की आप कह लीजिए जिसमें उसको लज्जत मिलती है या उसमें उसको फ़ायदा नज़र आता है, अपनी ज़ाती फ़ायदा नज़र आता है, जिसको जज्बातियात का फ़ायदा कहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो आपने देखा है कि बच्चे घरों में मोबाइल्स पे खेल रहे हैं, रील्स पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, टीवी पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फजूल गेम्स में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों का डाटा भी दोनों वजारतों को, ख़ास करके वजारत तालीम को पेश करना चाहिए, वजारत सेहत को भी पेश करना चाहिए, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की जहनी सेहत की। तो इसमें एक तवानाई को बचाने की एक तरफ है, तवानाई बचा ली जाए, और दूसरी तरफ है कि बच्चों के जहनी नशोनुमा बचा ली जाए। तो ये फ़ैसला गवर्नमेंट को करते हुए दोनों को एक बैलेंस करना चाहिए ताकि फिर सही फ़ैसला किया जा सके। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे वज़ीर आला साहिबा हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको जब वजारत तवानाई डाटा देगी वो उसी की बेसिस पे फैसला कर देंगे, क्योंकि उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके साथ अगर वजारत तालीम भी अपना डाटा दे कि इतने बच्चों का नुकसान होगा, जो कि 10 करोड़ बच्चे बनते हैं, 10 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे, और इतने बच्चों के जहनी तौर पे, आप मेंटली तौर पे वो वीक हो जाएंगे। वजारत सेहत भी अपना डाटा दे तो वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहिबा कभी भी ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि स्कूल बंद कर दें। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के जहन जो हैं वो छोटे हो जाएँ, हमारे बच्चों के जहन जो हैं वो तंग हो जाएं, या उनको उसके अंदर समझ ना रहे, अकल ना रहे, लॉजिक ना रहे, थिंकिंग ना रहे, और हम तवानाई बचा लें। ये तो कोई फ़ैसला नहीं करेगा ना जी। हर बंदा ये चाहेगा मेरे बच्चे का जहन फले फूले फैले। स्कूल भेजने का मकसद क्या है, हर बंदे के कमाने का मकसद क्या है? वो तो ये है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले। जब वो अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, उसका एक माइंड बिल्डअप होगा, वो दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है इसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है।
तवानाई का डाटा आया वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उसके साथ 2 डाटाज और आने चाहिए थे, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से और एक सेहत की मिनिस्ट्री की तरफ से। तीनों डाटा सामने होते, फिर आप वज़ीर आज़म साहब से कहते आप फैसला करें, तो यकीनन वो ये फैसला करते कि हमने अपने बच्चों को बचाना है, हमने उनकी तालीम बचानी है, हमने उनके जहन बचाने हैं, हमें उनकी ज़हनी नशो नमा चाहिए। ये आप अभी उनको किसी तरह रब्ता करके पूछ लें, उनका पहला पॉइंट यही होगा। लेकिन चूँकि डाटा ही मुकम्मल नहीं दिया, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है, और दोनों दूसरी वजारतें जो हैं शायद वो इसको इग्नोर कर रही हैं, या उनको इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर फोकस करें और बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन निकालिए। नूर, आपने देखा है कि आजकल कुछ कंप्लेंट्स चल रही थी कि बच्चों ने, जो नौजवान हैं, उन्होंने पार्कों में मिसबिहेव किया है ईद के दिनों में, या सड़कों पे, कराची में भी बहुत सारी वीडियोस देखी, KPK की मैंने देखी। उसकी रीज़न क्या है कि बच्चों के पास पूरा नॉलेज नहीं है, उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव नहीं है, उनके जहन बहुत छोटे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि तालीम पूरी नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा माशरा ना हो, ऐसे लोग ना हो, या ऐसे लोगों को ऐसे बिहेव ना करें, तो फिर आप तालीम पूरी दीजिए। अगर आप तालीम पूरी नहीं देंगे या बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, जहनी तौर पे अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप चाहेंगे कि हम एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री बने और बड़ा एक अच्छा माशरा हमारा हो, लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, अपनी हुकूमत की इज़्ज़त करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट चाहती है कि यूथ इनके साथ अटैच हो जाए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है जिसमें यूथ के जो ब्रेन की जो उनकी एक कह लीजिए कि कैपेसिटी है वो वीक हो रही है। अच्छा रज़ा साहब, हम एक तरफ ये देखते हैं जो हुकूमत के पास प्लान भी है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस का है, और हम देखते हैं कि अक्सर टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, और वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं। और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में वैसी पढ़ाई हो रही है जैसे हमारी फिज़िकल क्लासेस में होती है? देखिए नूर, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जो एलीट स्कूल्स हैं वहाँ तो ज़रूर ये कारआमद हो सकता है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा टियर है, जो जिसे मिडिल टियर कहा जाता है, जो वो 98% स्कूल हैं। जो एलीट स्कूल हैं वो सिर्फ 2% हैं, और बाकी जो स्कूल्स हैं वो लो टियर में आते हैं, और जो मिडिल टियर में आते हैं वो 98% है। और 98% में से भी सिर्फ 10% स्कूल्स के पास कुछ मिली जुली सी एक एक्टिविटीज़ होंगी कि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकें। बाकी ये 90% बच्चे कह लीजिए उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास डिवाइस नहीं है, घरों में मोबाइल सिर्फ एक है, एक घर में 4 बच्चे हैं, और एक मोबाइल पे चारों बच्चे एट अ टाइम कैसे पढ़ सकते हैं? तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने बच्चों को हाइब्रिड पे निज़ाम पे ले जाना था तो आपको अर्ली प्लानिंग करनी चाहिए थी कि कोविड गुजर चुका था, आपकी नज़र में आ चुका था, आप बच्चों को मोबाइल देते, जैसे भी देते, इंस्टॉलमेंट पे देते, गिफ्ट के तौर पे देते, पढ़ने के लिए देते, आप लोन के तौर पे देते, आप देते उनको मोबाइल देते, लैपटॉप देते, आप उनको टैबलेट देते कि बच्चे पढ़ सकें। जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने पढ़ के की है। मेरी गुजारिश है तमाम वजारतों से, एक मुल्क बता दे दुनिया का जिन्होंने पढ़े बगैर तरक्की की हो, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, एजुकेशन हासिल नहीं की, नॉलेज हासिल नहीं की और वो ग्रो कर गए हैं। कोई एक मुल्क दुनिया का बता दीजिए, कोई एक मुल्क। तो इन वजारतों के पास कोई ऐसा डाटा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क पाया ही नहीं जाता। तो बराए करम आप खुद देखें, अगर आप चाहते हैं आपकी वजारत ग्रो करे, आपके काम को सराहाया जाए, तो आपके काम को वो उस वक्त सराहाया जाएगा जब आप डिलीवर पूरा करेंगे। वजारत तालीम है, वजारत सेहत, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की तालीम को इस वक्त तालीम पूरी ना होने के, और आप जिम्मेदार हैं, और आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपके नोटिस में ये बात नहीं है, आपके मशीरों ने आपको ये बात नहीं बताई। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों के एडवोकेट के तौर पे कि सर बराए करम बच्चों को ये मौका दीजिए कि वो स्कूल आएँ। स्कूल एक स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग के साथ वहाँ पर पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चों को सही डायरेक्शन पर लगाना, सही सिम दिखाना, ये मेरा काम है, ये हम सब का काम है। हमें अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुल्क में तवानाई बहरान का खदशा है, और इस करंट सिचुएशन में हमारी जो पंजाब हुकूमत है वो तालीम के शोबे में क्या इकदाम कर सकती है, इस हवाले से हमने बात की है। मेरे साथ मौजूद थे एजुकेशनिस्ट रज़ाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद है, और उनकी तरफ चलेंगे और उन्हीं से जानेंगे वो क्या बनाती हैं और कैसे बनाती है। मेरे साथ मौजूद है अदीबा अलमास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। कुछ बताइए अदीबा अपने बारे में, क्या करती हैं आप? मैं अदीबा अलमास हूँ और मेरे ब्रांड का नाम मनाना रग्स है, और बेसिकली हम लोग ड्रग्स बनाते हैं। हम लोग 3 तरह के रग्स बनाते हैं, एक तो प्योर वूल का होता है, और दूसरा पाकिस्तानी शीप वूल का होता है, और तीसरा अफ़गान शीप वूल का होता है। अच्छा। और अफ़गान शीप वूल के जो रग्स हैं उनको हम हरात कैटेगरीज़ में रखते हैं, और जो पाकिस्तानी शीप वूल का रग होता है उसको हम लोग प्योर वूल में रखते हैं,
क्योंकि उसका दोनों का ताना बाना जो है वो होता है शीप वूल में होता है। और जो प्योर जो वेलवेट वूल का होता है वो ज़रा हमारा गो ग्रीन के प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। जैसे आजकल होता है ना सस्टेनेबिलिटी, हर एक चीज़ को आपको रिसाइकल भी कुछ चीज़ों को करना होता है। जी, एको फ्रेंडली होता है, तो वो हमारा एक कैटेगरी वो है। ऑलराइट, तो ये मटेरियल्स इजीली मिल जाते हैं आपको, पाकिस्तान से ही मिलते हैं? जी, ये जो हमारा रिसाइकलिंग वाला है, ये तो हम लोग पुराने स्वेटर्स जो होते हैं उनको हम लोग दोबारा उनको रीडू करते हैं, दोबारा उनसे रग्स बनवाते हैं। और दूसरा जो एक हरात रग्स होते हैं वो हमारे प्योर वेजी डाइड रग्स होते हैं। ये अफ़गानिस्तान से हमारे डाई होके आते हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे वेव होते हैं, कुछ अफ़गानिस्तान में हरात में वेव होते हैं। ठीक है। अच्छा दीपा, ये बताएं कि कब आपने स्टार्ट किया ये? मैंने तो वैसे तो आप ये कहें कि बचपन से ही मैंने तो जहन में ये रखा हुआ था, क्योंकि मैंने एमए इकनॉमिक्स किया था। अच्छा। और वो एक आपका होता है ना, आपकी एजुकेशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। तो जो ही मैंने मास्टर्स क्लियर किया तो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि हमारी यही इकनॉमिक्स में हम दिन रात यही पढ़ रहे होते थे, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन रेवेन्यू क्या होती है। और ये फिर मैं जो ही मैं फ़ारुग हुई यूनिवर्सिटी से, मेरा दिल यही करता था कि मैंने वो जो एजुकेशन ली हुई है उसको मैं इनकलकेट करूं। तो बच्चे छोटे थे, जो ही फिर बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैंने अपने पैशन को जगह दी और तकरीबन 5 साल हो गए हैं मुझे ये शुरू किया। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमें दिखाएं रग्स अपने। जी, ये हम लोगों ने छोटी कैटलॉग बनाई हुई है। इस कैटलॉग के अकॉर्डिंगली भी हम लोग सारे तीनों टाइप्स के रग्स बना सकते हैं। आप कोई भी दे दें डिज़ाइन, आप कोई भी दे दें, कस्टमाइज भी कर देती हैं जी, हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग इतने वेल अवेयर्ड हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो ये जब उनको पता चलता है ना कि ये चीज़ रिसाइकल्ड है तो वो और ज़्यादा शौक से लेते हैं। और मेरी बेस्ट सेलिंग आइटम जो है ना वो ये वाला है, क्योंकि ये ऑलराइट, ठीक है। recyclable मैं देख हुआ रही हूँ कि आप कुछ ज्वेलरी भी लेके आई हैं, तो इसके हवाले से बताएं। जी। नूर, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि हमारे पाकिस्तान, हमारे एटमॉस्फेयर का हमारे पर कर्ज है, तो हमें वो कर्ज चुकाना चाहिए। ये जो ज्वेलरी है ये प्योर पेपर से बनी है। ये आपके घर में कोई भी पेपर हो, मैंने जैसे पेपर घर में बच्चों के नोटबुक्स के पेपर्स होते हैं, आप शॉपिंग करके आए तो शॉपिंग बैग्स वाले पेपर होते हैं, तो मैंने उन सब को यूज़ करके ये मैंने ज्वेलरी बनाई है। और ये सारी पेपर ज्वेलरी है। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे आपने ज्वेलरी हमारे साथ चलेंगे। तो पेपर ज्वेलरी मतलब इट साउंड्स डेलिकेट, तो आप इसको कैसे ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं? अच्छा नूर, पता क्या, जब आप ये पेपर क्विलिंग है, जब आप पेपर क्विलिंग कर रहे होते हो ना तो आपको टाइट रख के पेपर क्विलिंग करनी होती है। ठीक है। अगर आपका लूज होगा तो आपका बीड, आपका जो मोती है ये जो बना हुआ है ये खुल जाएगा और ये वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपने खुद भी यही पहनी हुई है? मैंने खुद भी इस वक्त यही पहनी हुई है। इंटरेस्टिंग। और ये भी मेरी पेपर ज्वेलरी है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू जी। अच्छा, आप दिखाएं, आप क्या बना के दिखाएंगे हमें? मैं आपको ब्रेसलेट बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये वाला ब्रेसलेट बना के दिखाऊंगी। अच्छा, जो ये वाला बीड होता है ना, ये गोल बीड जो होता है ये प्रीमियम क्वालिटी बीड होता है, इस पे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो ज़रा थोड़ा ओवल टाइप का बीड होता है उसके ऊपर टाइम कम लगता है, तो फिर टाइम के लिहाज से फिर मैंने प्राइसिंग भी की होती है। और अभी मैं आपके सामने बना के भी जी, आप दिखाएं, आप स्टार्ट करें। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास कुछ घर में पेपर्स थे, तो ये पेपर्स में लेके, ये देखें, ये ऐसे ही पैकिंग थी एक पड़ी हुई, ठीक है, वो मैंने पैकिंग ले ली। इसी तरह ये शॉपिंग बैग था कोई, वो शॉपिंग बैग मैंने काट लिया। अब इनको काटने के बाद इस तरह की स्ट्रिप्स मैंने काट ली। ये आप ये देखें, ये स्ट्रिप्स मैंने काट ली, ठीक है। अब इन स्ट्रिप्स को आपके घर में कोई भी होगा, जैसे माचिस की तीली होती है, आप उसके साथ भी कर सकती हैं। आप कोई भी स्टिक ले लें, कोई भी चॉप स्टिक होती है उसके साथ भी आप कर सकती हैं। आपने फिर जस्ट आपने ये करना है कि आपने ये वाला ऐसे करना है, इसको लेना है। ये देखें, मैंने रेक्टेंगल काटा हुआ है, ठीक है। आपने भी एक लंबी सी रेक्टेंगल काट लेनी है। और अगर आप बीड को बड़ा मोटा बनाना चाहते हैं तो आपको 2-3 रेक्टेंगल्स इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जितनी आपके कलर्स हैं आप ऐड करना चाहते हैं उतनी तरह की आप रेक्टेंगल्स ऐड कर लें, उतनी तरह की स्ट्रिप्स ऐड कर लें। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये देखें, ये अखबार है, और आपको ये मैं बताऊं कि जितना कोई जंक चीज़ होएगी ना उतना ही ज़्यादा बीड प्यारा बनेगा।
अच्छा। जैसे ये चीज़ जो है ना, ये कंप्यूटर पेपर मैंने लिए हुए थे, कटिंग हुई थी, क्योंकि मुझे किसी ने कस्टमाइज कलर बोला था कि मुझे इसी एग्जैक्ट इसी कलर में करने हैं। तो इनसे ज़्यादा ये जंक वाले जो कागज़ होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये जैसे ये स्ट्रिप्स मैंने ले ली, आपने इन सब स्ट्रिप्स को नीचे ऊपर करना है, और जितनी अच्छी आपकी कटिंग हुई होगी ना, पेपर की कटिंग जितनी अच्छी होगी, आपके बीड्स उतने ही अच्छे होंगे। अच्छा, मैं आपके ना प्रोग्राम के वाया में ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझसे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सिखा दें, तो आज क्योंकि वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और आज सीख भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये सारे स्टेप्स आज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये देखें, ये बीड्स मैंने ये क्विल कर लिए, ठीक है। ये क्विल करने के बाद मैंने आखिर में ग्लू लगाऊंगी, इस पर ग्लू लगा के इसके एंड सिक्योर करूंगी, और एंड सिक्योर करने के बाद ये देखें मैंने कुछ बीड्स बना के रखे हुए हैं। ये देखें, ये एक है, ये न्यूज़पेपर्स, प्योर न्यूज़पेपर में मैंने थोड़ा सा ना इसका वो पिंक कलर का यूज़ करके इसको ज़रा वेरिएशन दी है। इसी तरह की ये सारे मैंने बना के रखे हुए हैं इसी तरीके से। ये मैंने बारीक जो वायर है वो मैंने काट ली अपने जितनी मुझे ज़रूरत थी। इसके बाद फिर ये मेरे पास ये 2 तरह के होते हैं धागे। कुछ कस्टमर इतना इसको लाइक करते हैं स्ट्रिंग को, कुछ कस्टमर इस स्ट्रिंग को लाइक करते हैं। फिर मैं कुछ इस तरह के बना लेती हूँ, कुछ इस तरह के बना लेती हूँ, ताकि मेरे दोनों कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाई रहें। अच्छा, तो आज कौन सा यूज़ कर रही हैं आप? मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने ये इसको यूं करके आपने लेना है। मैं अपने कस्टमर्स को बता रही हूँ जो मुझे कहते हैं कि आप हमें सिखाएं, तो आप आज सीख सकते हैं हम। हाँ जी जी। अभी मैंने आपके सामने ये बीड्स यूज़ करके ये मैंने ब्रेसलेट बनाया है, और ये मेरी फाइनल एक ब्रेसलेट है। इस तरह के मैं फिर और भी बनाती हूँ और कस्टमाइज़ भी करती हूँ। बिल्कुल, बहुत प्यारा लग रहा है। और दीपा बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और लाहौर न्यूज़ गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल जिस खतरे से आगाह कर रहा था, इतवार को लाहौर में वही अफसोसनाक खदशा हकीकत का रूप धार गया, जब टाउनशिप में कम उम्र बच्ची आवारा कुत्ते के हमले के नतीजे में शदीद जख्मी होकर जिंदगी की बाजी हार गई। इस अफसोसनाक वाक़े ने जहां हुकाम को जागने पर मजबूर किया है, वहीं ये बहस भी शिद्दत से जारी है कि लाहौर में आवारा कुत्तों के मसले से निपटने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये हर गली मोहल्ले में तादाद इतनी ज़्यादा है कि शायद फौरी तौर पर इसी तजवीज़ पर अमल किया जाए, जो ज़राए के हवाले से बात की जा रही है कि आवारा कुत्तों को बड़ी तादाद में तल्फ किए जाने का इम्कान है। और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अल्तमश सईद, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अल्तमश साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ लाहौर के इलाके हैं उसमें आवारा कुत्तों की तादाद एकदम से बढ़ गई है। एक टाइम आता है कि बिल्कुल कोई 1-2 नज़र आते हैं, लेकिन फिर एक वेव आती है कि हम रात का टाइम जब होता है 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, इशा की नमाज के बाद स्पेशली हम देखते हैं गली में बहुत ज़्यादा कुत्ते मंडला रहे होते हैं। तो अब जो कुछ लोग हैं वो मार देते हैं इनको, जहर वाला बिस्किट खिला देते हैं, लेकिन फिर जो एक दूसरी हमारी साइड है, जैसे आप एनिमल एक्टिविस्ट है, वो इसके खिलाफ बड़ा ज़्यादा शोर भी मचाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम जो सेफ्टी है और वेलफेयर है, पब्लिक सेफ्टी और वेलफेयर, इसको साथ लेके कैसे चल सकते हैं? देखें, पहले तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये एनिमल राइट्स का इशू है नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का इशू पहले है। मैं भी पहले ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, फिर मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। एग्जैक्टली। इसके लिए हमने इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए एक पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू, लाइफ लॉक डिपार्टमेंट, जिसको पंजाब एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। ये पॉलिसी साइंस की बेस पे बनाई गई थी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टैंडर्ड्स हमें दिए थे कि अगर आप कुत्ते की नसबंदी करें, उसकी रिप्रोडक्शन रोक दें और आप उसको वैक्सीनेट कर दें, तो देयर इज़ अ लेस देन 1% चांस कि वो रेबीज़ तो कर नहीं सकता, वो 0 है, और जो बाइट है वो भी ऑलमोस्ट लेस देन 1% हो जाता है। ये पॉलिसी साउथ एशिया में, इंडिया में अप्लाई हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, और श्रीलंका में भी हो रही है, और बांग्लादेश में इवन आप कुत्ते तल्फ नहीं कर सकते। अब आप जो बात करेंगे कुत्ते नज़र आने लग जाते हैं, इस पॉलिसी का मकसद यही था कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो,
क्योंकि आप जब उनकी नसबंदी करते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और सम टाइम के बाद वो मर जाते हैं बेसिकली। वो चीज़ नहीं हो रही जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज हो रहा है। और जो तल्फी की आप बात कर रहे हैं, दरअसल होता ये है कि पॉलिसी तो ये है, कागज़ी काम अच्छा है, पर लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी तल्फी ही होती है। पिछले 80 साल से तल्फी ही हो रही है। अगर किसी को गलत फहमी है कि इनकी वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन हो रही है पर द पॉलिसी पर द लॉ, वो बात गलत है, क्योंकि वो चीज़ अगर होती तो पॉपुलेशन राइज नहीं हो सकता था। आप एक चीज़ की नसबंदी कर दें, आप इंसान की नसबंदी कर दें, वो बच्चे तो नहीं पैदा कर सकता। इसमें तो साइंस है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है नहीं। तो अदालत के पास हम गए थे, पिछले 2 साल से जा रहे हैं। ये वाईडी वाले केस में भी मैं पार्टी हूँ। हमने यही अदालत से दरख्वास्त की थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें ताकि इंसान भी सेफ़ हों और जानवर भी सेफ़ हों, और यही इसका हल था। और ये हमने नहीं बनाया, ये तजवीज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई थी। ये गवर्नमेंट ने तजवीज़ मानी, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने गैजेट में पॉलिसी डाली और ये पॉलिसी 2021 से बन चुकी है। ये हमारे केस में फ़ाइनल हुई थी और अभी हम अदालत में इसी बात पर लड़ रहे हैं कि इसको किस तरह हल किया जाए। तो सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक एरिया, कोई भी एरिया पकड़ें, 70% उस उधर डॉग्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी नसबंदी कर दें, 70%। उसकी वजह से उनकी पूरे एरिया जो है उसमें उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे आ जाएगी। अगर आप सिर्फ रीलोकेशन करते रहेंगे उससे हल नहीं निकलेगा। नसबंदी इसका सोल्यूशन है, और इसके बगैर जो है कोई बच्चा इस सोसाइटी में सेफ़ नहीं हो सकता। मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ, जब तक ये नसबंदी नहीं करेंगे अगले महीने एक और हादसा होगा। ये हादसे नहीं रुकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अल्तमश, ये बताएं कि आपने भी बात की है कि आप अदालत में इसके खिलाफ केस भी आप लोगों ने दायर किया हुआ है और आप इस हवाले से एफर्ट्स भी कर रहे हैं, तो अभी तक क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है या हमारी ज़िले इंतज़ामिया ले रही है, या अदालत किस हद तक आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, हेल्प कर रही है? देखिए, अदालत का काम होता है डायरेक्शन देना। अदालत एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में नहीं आ सकती, उनके इख्तियार से बाहर चला जाता है। अदालत सिर्फ ये बताती है इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आप बनाएं और इसको फॉलो एग्जीक्यूटिव ने करना है। अब एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी फॉर एग्जांपल, जो कि कानून है, गवर्नमेंट ने खुद पास किया है, अदालत ने सिर्फ डायरेक्शन दी थी। उसकी जो कंटेंट है वो गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने खुद बनाए हैं। उसमें 4 इदारे हैं जिनकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी थी। उसमें पहले आपकी प्रोविंशियल मैनेजमेंट कमेटी है, फिर आपकी प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है और एक तहसील कमेटी है। उसका मकसद ये था कि आप बॉटम डाउन अप्रोच से, क्योंकि नीचे काम नहीं होता, आप ऊपर से शुरू कर देते हैं, नीचे जाके आप इसकी कुछ कुत्ते आइडेंटिफाई करें 70% एक एरिया में, उनकी नसबंदी करें, उनकी वैक्सीनेशन करें और फिर ऊपर जाएं। वो 4 कमेटीज़ पिछले 5 साल से आज तक बनी ही नहीं। अच्छा, यस, ओके, उनको हम अदालत लेके जा रहे हैं। अब मैं एक और पिटिशन फाइल कर रहा हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट से, जो कमेटी थी जिन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था, जिसकी वजह से बच्चों ने एक्चुअली सेफ़ होना था और जानवरों का भी हिफाजत होनी थी, वो आज तक बनी नहीं है। उनको अदालत में बुलाया और उनसे पूछा जाए कि आपने कितने कुत्ते आज तक नसबंदी की है, कितने की वैक्सीनेशन हुई है। दूसरी साइड पे एक और प्रॉब्लम भी है जो कि हाईलाइट नहीं होता, रेबीज़ की वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है इस मुल्क में। अगर एक कुत्ते को डॉग बाइट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? इस केस में तो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हुई है। ये प्रिवेंट हो सकती थी अगर उसकी सिवियरिटी अगर कम हो और आपके पास रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल हों तो बच्चे बच सकते हैं। वो वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंटर्स बनाए जहाँ पे लोगों को पता हो कि यहाँ पे कुत्ता लेके आना है, यहाँ पे कॉल करनी है कि यहाँ पे जाके उसकी नसबंदी या वैक्सीनेशन हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे लोग नहीं चाहते कि कुत्तों को गोलियों से मारा जाए, नहीं चाहते पॉइजन दिया जाए, वो नहीं चाहते। वो उनका लास्ट स्टेप होता है क्योंकि उससे पहले उनको आगाही नहीं दी जाती। और यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वो ये कहती है कि जानवर की जो क्रूल्टी है वो बच्चे के साथ भी क्रूल्टी है, बच्चे को नहीं नज़र आना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस कहती है और पाकिस्तान उसका पार्टी है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वायलेशन भी है। सिर्फ अगर आप ये कह दें कि तल्फी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो नहीं होगा। अगर आप अगले 80 साल भी तल्फी करते रहेंगे, हर महीने एक बच्चा मरेगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अल्तमश, ये बताएं कि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पॉजिटिव रोल? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वो इस चीज़ पे बहुत तनकीद करते हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं हमारी, जो मुख्तलिफ लाहौर के इर्द गिर्द भी सोसाइटीज़ हैं, वो अगर कंप्लेन करे वो उनको कोई पॉइजन दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं या डायरेक्ट शूट कर देते हैं। तो उनका क्या रोल होना चाहिए और वो कैसे समझाएं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो भी कैसे समझें इस चीज़ को? देखिए, एक्टिविस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये पॉलिसी बनने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंसानों को बात नहीं पता होती। जो बंदा रिप्रेजेंट नहीं होता उसको रिप्रेजेंट करना मसला होता है। जानवर क्योंकि बोल नहीं सकते। अब एक्टिविस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एजुकेट करें सोसाइटीज़ को पर। लेकिन मसला ये कि
अगर सोसाइटी इस बात सुनने के लिए रेडी नहीं है तो एक्टिविस्ट उनको एजुकेट नहीं कर सकते। तो इसमें गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट को इकट्ठे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को एक टेबल पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात कर रहे थे पब्लिक सेफ्टी के हवाले से और एनिमल वेलफेयर के हवाले से कि इन दोनों को साथ लेके हम कैसे चल सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट अल्तमर सईद जो कि एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर घर की कहानी है, बल्कि हर घर का सबसे बड़ा दर्द सर बन चुका है। वो दौर याद करें जब बच्चा रोता था तो इसे बाहर ले जाया जाता था, झूला झुलाया जाता था, ये कोई कहानी सुनाई जाती थी। लेकिन आज बच्चा रोता है तो इसके हाथ में फ़ौरन मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। हम इसे चुप तो करवा लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये छोटी सी स्क्रीन हमारे बच्चे की मासूम दुनिया को कितना बदल रही है। डिजिटल दौर ने जहाँ ज़िंदगी आसान बनाई है, वहीं वालिदैन के लिए पेरेंटिंग को एक मुश्किल इम्तिहान भी बना दिया है। बच्चा सारा दिन यूट्यूब देख रहा है, गेम्स खेल रहा है या सोशल मीडिया पर नामालूम लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वालिदैन परेशान है कि क्या हम मोबाइल बिल्कुल छीन लें, क्या सख्ती काम आएगी या प्यार, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस डिजिटल तूफ़ान में हम अपने बच्चे की ज़हनी सेहत और इखलाकी तरबियत कैसे करें। आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर हिना, हम आजकल देखते हैं कि हर घर में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको माएँ फ़ोन्स दे देती हैं, पोइम्स लगा के दे देती हैं। तो ये बताएं कि ये कितना डेंजरस है, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे जो ऑटिज़म का ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, सबसे पहले तो इट इज़ द ब्यूटीफुल टॉपिक जो आपने चूज़ किया है और जिस तरह से आपने क्वेश्चन करते हुए भी ना डेंजरस का वर्ड यूज़ कर दिया है यहाँ पर। जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ डैट इज़ कि कोई भी चीज़ है ना, उसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों होते हैं। हम इतना एक्सेसिवली बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे होते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उसका जो इम्पेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव रह जाता है और हमारे माइंड में वो नेगेटिविटी जो है वो अटैच हो जाती है और हम समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो नेगेटिविटी है, जबकि नेगेटिविटी नहीं भी है। कितना डेंजरस है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिया। डैट इज़ कि अगर हम 2 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो टेंट्रम्स शो नहीं करेगा और उस टाइम पे मदर अपने काम कर देंगी, तो वो टाइम होते हैं जिस टाइम पे बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है। अब क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और उस टाइम पे बच्चा स्क्रीन को देखता है ना, तो वहाँ पे कलर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। जब आप 2 साल से कम एज के बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं तो उस टाइम पे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और स्क्रीन पे क्योंकि कलर्स बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहे होते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि इम्पल्स कंट्रोल उस बच्चे में नहीं रहती है और डैट्स वाई उस बच्चे के अंदर अटेंशन डेफिसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। डैट्स वाई अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो बहुत छोटे ही हैं, हम ये नोट करते हैं कि उनका फोकस जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। हम कहते हैं जेनजी का जो फोकस है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो रहा होता है। जेनजी जो है वो सबसे ज़्यादा ADHD एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। रीज़न यही है कि आप एक तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस एज में जहाँ पे आपकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि आपने डिजिटल बाउंड्रीज़ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए क्रिएट नहीं की हुई हैं। आप एक्सेसिव टाइम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, डैट्स वाई वो ज़्यादा डेंजरस हो रहा होता है। लेकिन हमारा आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ऑब्वियसली ये नुकसानदेह है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं मैं चाहती हूँ उनके हवाले से बताएं, क्योंकि अब जो हमारे जो जेन अल्फ़ा है या जेन बीटा आ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम है ना उनके, तो उनको हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपका लाइक 13 साल तक यू डोंट नीड दैट मच स्क्रीन टाइम, स्पेशली जब तक आपकी उम्र 6 साल तक होती है तब तक आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी जो हमारी इंटरनेशनल रिसर्चेस है वो बताती हैं कि 2 घंटे तक अगर आपका स्क्रीन टाइम है बच्चों का, तो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लोअर IQ और ADHD और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और उनमें स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, तो ये इसी वजह से होते हैं। और आजकल हम देखते हैं डॉक्टर है ना इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि माएँ कहती हैं ये रो रहा था तो इसको फ़ोन दे दिया,
हालांकि वो फोन की वजह से ही उसमें इतनी एग्रेशन आई है, उसमें इतना Exactly. चिड़चिड़ापन आया है, और वो उसको दे के वो हम उसको ज्यादा कर रहे होते हैं, कम नहीं कर रहे होते। तो बताएं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो माएँ हमें देख रही हैं, जिनको लगता है जो बेसिक सोल्यूशन है वो यही है, बस पोइम्स या कार्टून्स लगा के दे दो। तो इस हवाले से भी बताएं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट्स भी बताएं। ओके, यहाँ पर ना मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चा जो चीज़ देख रहा होता है उसको सीख भी रहा होता है, उसको हासिल करने की भी कोशिश कर रहा होता है। जब वो अपने पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखता है ना, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। देन बच्चा ये क्रेव करता है कि ये चीज़ मुझे भी मिले, और वहाँ पर जब पेरेंट्स लगाती हैं रिस्ट्रिक्शन कि ये मोबाइल फ़ोन आपने नहीं इस्तेमाल करना, बाबा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, डैट इज़ साइकोलॉजिकल रिएक्टेंट्स। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, तमाम लोगों का ही, इसमें एज फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा जो दिमाग है वो बाउंड्रीज़ पसंद नहीं करता, उसे फ्रीडम पसंद होता है। अब एक छोटे से बच्चे को जब आप रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगा रहे हैं कि बाबा यूज़ कर सकते हैं बट आप यूज़ नहीं कर सकते, मदर यूज़ कर सकती हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते, देन वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा क्रेव करता है। सबसे पहली रीज़न यहाँ पे ये आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी रीज़न की वजह से कि क्योंकि बच्चा रो रहा था, हमने बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। अगर हम बहुत पहले टाइम पर थोड़ा सा चले जाएं, 10-15 साल पहले चले जाएं, तो लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि क्या बच्चे ज़मीन पे लेट लेट के नहीं रोया करते थे चीज़ लेने के लिए? रोया करते थे ना। तो बच्चों के टेंट्रम्स जो हैं वो बच्चे हमेशा से शो करते हैं। इट्स नॉट द थिंग कि बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए टेंट्रम्स शो कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए टेंट्रम्स शो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके टेंट्रम्स को आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, ये चीज़ मैटर करती है। उसकी स्ट्रेटजीज़ की तरफ हम आगे जाके बात करते हैं। अब हम बात इस चीज़ पे करते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन बच्चे को दे ही रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, बच्चा क्रेव कर रहा है, क्योंकि घर का माहौल इस तरह से है कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, बिल्कुल ऐसे बच्चा क्रेव कर रहा है, बच्चा रो रहा है, अगर आप उसे दे ही रही हैं तो आप उसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत से बच्चों ने पॉइंट्स के थ्रू सीखी है, हमने खुद सिखाई है, ठीक है। हम बच्चों को अगर मोबाइल फ़ोन दे भी रहे हैं तो हम वहाँ पे क्रिएटिव गेम्स उनको खिलाएं, ठीक है। देयर आर सो मैनी क्रिएटिव गेम्स। उसके अलावा देयर आर सो मैनी सॉन्ग्स जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चों को इमोशनल आइडेंटिफिकेशन हम सिखाएं, बच्चों को इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आए। उसके अलावा देयर आर सम सॉन्ग्स और देयर आर सम कार्टून्स जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में हेल्प आउट करते हैं। तो आप क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करें। अगर आप बच्चे को मोबाइल दे भी रहे हैं तो मोबाइल देना इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना ज़्यादा ख़तरनाक बिला वजह उसको इस्तेमाल करना है। लाइक आपका बच्चा पकड़ के सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो एक छोटे से बच्चे को आप करवा रहे हैं डैट इज़ कि वो टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है, एग्जैक्टली रील्स देख रहे हैं। अब यूट्यूब पे हम देखते हैं बच्चे पोइम्स हम उनको लगा के देते हैं, और जब वापस आते हैं वो, क्योंकि यूट्यूब में भी अब ऑप्शन आ गया शॉर्ट्स का, तो वो देख रहे होते हैं और उसमें कोई वो नहीं होता कि फ़िल्टर नहीं है, कैसी भी रील्स आ रही हैं, और अक्सर बहुत गंदा कंटेंट भी होता है जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वायलेंस भी होते हैं, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो बच्चे कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें उन पर कैसे इफेक्ट करती हैं, उनकी ग्रोथ पर कैसे इफेक्ट करती हैं? डेफिनेटली वो अपनी उम्र से पहले ही वो चीज़ें फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं जो चीज़ें फ़ील करने की उनकी एज नहीं होती। उनके हार्मोन्स उनकी एक पर्टिकुलर एज में अगर जाकर ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू होने थे, तो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने की वजह से उनके हार्मोन्स उनकी एज से पहले ही ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल रीजंस जो हैं वो इसकी वजह से बीच में शामिल हो रहे होते हैं। जहाँ पे आपने बात की कि बच्चे जो हैं वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे कहा क्वालिटी कंट्रोल की बात करें। तो पेरेंट्स से यही एक गुजारिश है कि अगर आप बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे भी रहे हैं ना, तो आप क्वालिटी के ऊपर काम करें। आप वैसे सबसे भी पहले यूट्यूब, अब यूट्यूब किड्स भी आ गया, आई गेस पेरेंट्स को पता नहीं है, तो वो दूसरी यूट्यूब उनको ना खोल के दें, वो यूट्यूब किड्स उनको ऑन मैं करके यही चीज़ कहने लगी थी। और अगर मसला ये आ रहा है ना कि बच्चे जो हैं वो खुद से अदर ऐप्स ओपन कर लेते हैं, आप लॉक लगा दें, स्क्रीन लॉक कर दें यूट्यूब खोल के, बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम चीज़ें जब हम बात कर रहे होते हैं ना, वजह यही आ जाती है कि जो पेरेंट्स हैं वो एफर्ट नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि हमने उन्हें एफर्ट करना शायद सिखाया नहीं। मे बी उनमें खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा जनरेशनल गैप भी है ना, और एकदम से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है। यहाँ पर बेसिकली मसला ये आ रहा है कि लोगों को नॉलेज तो मिल रहा है लेकिन लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है आजकल लोगों को,
लेकिन जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स बिल्कुल ज़ीरो रहेंगे। बिल्कुल। और एक रिसर्च थी वो ये भी बताई थी, मैं वाइंड अप करूँगी, कि फॉर एवरी 30 मिनट्स जो हम बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं वो उनका जो स्पीच का रिस्क है वो 49% जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, मतलब उनको ये मसले हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और जैसे डॉक्टर हिना ने बात की है कि बच्चों को फ़ोन ज़रूर दें और देना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या देख रहे हैं इस पर ज़रूर आप फोकस रखें। और पेरेंट्स को भी चाहिए, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर घर की कहानी है, बल्कि हर घर का सबसे बड़ा दर्द सर बन चुका है। वो दौर याद करें जब बच्चा रोता था तो इसे बाहर ले जाया जाता था, झूला झुलाया जाता था, ये कोई कहानी सुनाई जाती थी। लेकिन आज बच्चा रोता है तो इसके हाथ में फ़ौरन मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। हम इसे चुप तो करवा लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये छोटी सी स्क्रीन हमारे बच्चे की मासूम दुनिया को कितना बदल रही है। डिजिटल दौर ने जहां ज़िंदगी आसान बनाई है, वहीं वालिदैन के लिए पेरेंटिंग को एक मुश्किल इम्तिहान भी बना दिया है। बच्चा सारा दिन यूट्यूब देख रहा है, गेम्स खेल रहा है या सोशल मीडिया पर नामालूम लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वालिदैन परेशान है कि क्या हम मोबाइल बिल्कुल छीन लें, क्या सख्ती काम आएगी या प्यार। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस डिजिटल तूफ़ान में हम अपने बच्चे की ज़हनी सेहत और इखलाकी तरबियत कैसे करें। आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर हिना, हम आजकल देखते हैं कि हर घर में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको माएँ फ़ोन्स दे देती हैं, पोइम्स लगा के दे देती हैं। तो ये बताएं कि ये कितना डेंजरस है, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे जो ऑटिज़म का ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, सबसे पहले तो इट इज़ द ब्यूटीफुल टॉपिक जो आपने चूज़ किया है, और जिस तरह से आपने क्वेश्चन करते हुए भी ना डेंजरस का वर्ड यूज़ कर दिया है यहाँ पर। जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ डैट इज़ कि कोई भी चीज़ है ना, उसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों होते हैं। हम इतना एक्सेसिवली बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे होते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उसका जो इम्पेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव रह जाता है, और हमारे माइंड में वो नेगेटिविटी जो है वो अटैच हो जाती है, और हम समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो नेगेटिविटी है, जबकि नेगेटिविटी नहीं भी है। कितना डेंजरस है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिया। डैट इज़ कि अगर हम 2 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो टेंट्रम्स शो नहीं करेगा और उस टाइम पे मदर अपने काम कर लेंगी, तो वो टाइम होता है जिस टाइम पे बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है। अब क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और उस टाइम पे बच्चा स्क्रीन को देखता है ना, तो वहाँ पे कलर्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। जब आप 2 साल से कम एज के बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं तो उस टाइम पे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, और स्क्रीन पे क्योंकि कलर्स बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहे होते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि इम्पल्स कंट्रोल उस बच्चे में नहीं रहती है, और डैट्स वाई उस बच्चे के अंदर अटेंशन डेफिसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। डैट्स वाई अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो बहुत छोटे ही हैं, हम ये नोट करते हैं कि उनका फोकस जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। हम कहते हैं जेनजी का जो फोकस है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो रहा होता है। जेनजी जो है वो सबसे ज़्यादा ADHD एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। रीज़न यही है कि आप एक तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस एज में जहाँ पे आपकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि आपने डिजिटल बाउंड्रीज़ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए क्रिएट नहीं की हुई हैं, आप एक्सेसिव टाइम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, डैट्स वाई वो ज़्यादा डेंजरस हो रहा होता है। लेकिन हमारा आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ऑब्वियसली ये नुकसानदेह है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं मैं चाहती हूँ उनके हवाले से बताएं, क्योंकि अब जो हमारी जो जेन अल्फ़ा है या जेन बीटा आ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम है ना उनके, तो उनको हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपका लाइक 13 साल तक यू डोंट नीड दैट मच स्क्रीन टाइम, स्पेशली जब तक आपकी उम्र 6 साल तक होती है तब तक आपको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी जो हमारी इंटरनेशनल रिसर्चेस है वो बताती हैं कि 2 घंटे तक अगर आपका स्क्रीन टाइम है बच्चों का, तो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लोअर IQ
और ADHD और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और उनमें स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, तो ये इसी वजह से होते हैं। और आजकल हम देखते हैं डॉक्टर है ना इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि माएँ कहती हैं ये रो रहा था तो इसको फ़ोन दे दिया, हालांकि वो फ़ोन की वजह से ही उसमें इतनी एग्रेशन आई है, उसमें इतना चिड़चिड़ापन आया है और वो उसको दे के वो हम उसको ज़्यादा कर रहे होते हैं, कम नहीं कर रहे होते। तो बताएं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो माएँ हमें देख रही हैं, जिनको लगता है जो बेसिक सोल्यूशन है वो यही है, बस पोइम्स या कार्टून्स लगा के दे दो, तो इस हवाले से भी बताएं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ऑल्टरनेट्स भी बताएं। ओके, यहाँ पर ना मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चा जो चीज़ देख रहा होता है उसको सीख भी रहा होता है, उसको हासिल करने की भी कोशिश कर रहा होता है। जब वो अपने पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखता है ना, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। देन बच्चा ये क्रेव करता है कि ये चीज़ मुझे भी मिले, और वहाँ पर जब पेरेंट्स लगाती हैं रिस्ट्रिक्शन कि ये मोबाइल फ़ोन आपने नहीं इस्तेमाल करना, बाबा इस्तेमाल कर रहे हैं आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है डैट इज़ साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। क्योंकि हमारा जो दिमाग है तमाम लोगों का ही, इसमें एज फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा जो दिमाग है वो बाउंड्रीज़ पसंद नहीं करता, उसे फ्रीडम पसंद होता है। अब जब छोटे से बच्चे को जब आप रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगा रहे हैं कि बाबा यूज़ कर सकते हैं बट आप यूज़ नहीं कर सकते, मदर यूज़ कर सकती हैं आप यूज़ नहीं कर सकते, देन वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा क्रेव करता है। सबसे पहली रीज़न यहाँ पे ये आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी रीज़न की वजह से कि क्योंकि बच्चा रो रहा था, हमने बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। अगर हम बहुत पहले टाइम पर थोड़ा सा चले जाएं, 10-15 साल पहले चले जाएं, तो लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि क्या बच्चे ज़मीन पे लेट लेट के नहीं रोया करते थे चीज़ लेने के लिए, रोया करते थे ना। तो बच्चों के टेंट्रम्स जो हैं वो बच्चे हमेशा से शो करते हैं। इट्स नॉट द थिंग कि बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए टेंट्रम्स शो कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए टेंट्रम्स शो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके टेंट्रम्स को आपने किस तरह से कंट्रोल करना है ये चीज़ मैटर करती है। उसकी स्ट्रेटजीज़ की तरफ हम आगे जाके बात करते हैं। अब हम बात इस चीज़ पे करते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन बच्चे को दे ही रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, बच्चा क्रेव कर रहा है क्योंकि घर का माहौल इस तरह से है कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, बिल्कुल ऐसे बच्चा क्रेव कर रहा है, बच्चा रो रहा है, अगर आप उसे दे ही रही हैं तो आप उसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत से बच्चों ने पॉइंट्स के थ्रू सीखी है, हमने खुद सिखाई है, ठीक है। हम बच्चों को अगर मोबाइल फ़ोन दे भी रहे हैं तो हम वहाँ पे क्रिएटिव गेम्स उनको खिलाएं, ठीक है। देयर आर सो मैनी क्रिएटिव गेम्स। उसके अलावा देयर आर सो मैनी सॉन्ग्स जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चों को इमोशनल आइडेंटिफिकेशन हम सिखाएं, बच्चों को इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा देयर आर सम सॉन्ग्स और देयर आर सम कार्टून्स जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में हेल्प आउट करते हैं। तो आप क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करें। अगर आप बच्चे को मोबाइल दे भी रहे हैं तो मोबाइल देना इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना ज़्यादा ख़तरनाक बिला वजह उसको इस्तेमाल करना है। लाइक आपका बच्चा पकड़ के सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो एक छोटे से बच्चे को आप करवा रहे हैं डैट इज़ कि वो टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है, एग्जैक्टली रील्स देख रहे हैं। अब यूट्यूब पे हम देखते हैं बच्चे पोइम्स हम उनको लगा के देते हैं और जब वापस आते हैं वो, क्योंकि यूट्यूब में भी अब ऑप्शन आ गया शॉर्ट्स का, तो वो देख रहे होते हैं और उसमें कोई वो नहीं होता कि फ़िल्टर नहीं है, कैसी भी रील्स आ रही हैं और अक्सर बहुत गंदा कंटेंट भी होता है जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वायलेंस भी होते हैं, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो बच्चे कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें उन पर कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, उनके ग्रोथ पर कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? डेफिनेटली वो अपनी उम्र से पहले ही वो चीज़ें फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं जो चीज़ें फ़ील करने की उनकी एज नहीं होती। उनके हार्मोन्स उनकी एक पर्टिकुलर एज में अगर जाकर ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू होने थे, तो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने की वजह से उनके हार्मोन्स उनकी एज से पहले ही ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल रीज़न्स जो हैं वो इसकी वजह से बीच में शामिल हो रहे होते हैं। जहाँ पे आपने बात की कि बच्चे जो हैं वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे कहा क्वालिटी कंट्रोल की बात करें। तो पेरेंट्स से यही एक गुजारिश है कि अगर आप बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे भी रहे हैं ना, तो आप क्वालिटी के ऊपर काम करें। आप वैसे भी यूट्यूब, अब यूट्यूब किड्स भी आ गया, आई गेस पेरेंट्स को पता नहीं है तो वो दूसरी यूट्यूब उनको ना खोल के दें, वो यूट्यूब किड्स उनको ऑन करके दें। मैं यही चीज़ कहने लगी थी। और अगर मसला ये आ रहा है ना कि बच्चे जो हैं वो खुद से अदर ऐप्स ओपन कर लेते हैं, आप लॉक लगा दें, स्क्रीन लॉक कर दें यूट्यूब खोल के, बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम चीज़ें जब हम बात कर रहे होते हैं ना, वजह यही आ जाती है कि जो पेरेंट्स हैं वो एफर्ट नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि हमने उन्हें एफर्ट करना शायद सिखाया नहीं। मे बी उनमें खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा जनरेशनल गैप भी है ना, और एकदम से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है। यहाँ पर बेसिकली मसला ये आ रहा है कि लोगों को नॉलेज तो मिल रहा है लेकिन लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है आजकल लोगों को, लेकिन जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स बिल्कुल ज़ीरो रहेंगे। मदर्स मेरे पास आती हैं सेशंस में, हमारा बच्चा ज़िद कर रहा है, हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा बात नहीं मानता। जब मैं उन्हें स्ट्रेटजीज़ बताती हूँ, वो अगले सेशन में आती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ पिछले सेशन में जो आपको स्ट्रेटजीज़ बताई थी कि आपने वो फॉलो की? तो जवाब ये मिलता है, सॉरी हमें टाइम नहीं मिल सका था। तो ठीक है, आपके अच्छा इसका नुकसानात ये होते हैं, आपके सेशन के पैसे भी ज़ाया, ठीक है, आपका जो टाइम था वो भी ज़ाया। तो यहाँ पर आपने सीखा क्या? आपने सिर्फ नॉलेज लिया क्या मेरे पास सेशन में आके? वो तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने वाली बात यही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। अब इतनी ऐसी चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि आप अपने बच्चे की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका बच्चा क्या देख रहा है आप स्क्रीन मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से इवन दो वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं अगर उसने किसी जगह पे लॉग इन कर लिया है तो। पेरेंटल कंट्रोल्स हैं अब हर ऐप पे है, बस ये है कि लोगों को पता नहीं है, लगाने आपको थोड़ा नहीं सा आते। कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने अगर वालिदैन का मुकाम इतना बुलंद रखा है ना, तो वालिदैन का रोल सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बच्चों को खाना जो है वो प्रोवाइड करना है, हमने उन्हें कपड़े प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ये भी आ जाता है कि हमने उनकी तरबियत किस तरह से करनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर कुछ मदर्स जो हैं वो ये वजह देती हैं कि हर बच्चा अपनी खसलत पे पैदा होता है और उसकी उसी तरह की नेचर होती है। बाज़ बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ शाय होते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ बहुत फर्मा बरदार होते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंटिंग का नहीं, तो ये बड़ा बिल्कुल इम्पोर्टेंट गलत है। रोल है। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। पेरेंटिंग क्या है? अच्छा, इसके पीछे हमारा एक प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट है, डेट इज़ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जो कि कहता ये है कि बच्चा सीखता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर। बिल्कुल अब ये जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है ये तो यहाँ तक क्लेम करता है कि आप कोई भी बच्चा दुनिया में से हमें उठाकर दे दें, आप उसे जो भी बनाना चाहते हैं, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आर्मी पर्सन बनाना चाहते हैं, हम वो एज इट इज़ आपको बनाकर दे देंगे जब तक वो अपने अडल्टहुड में पहुंचेगा। अच्छा। यानी कि आप एक पर्सन के बिहेवियर को इतनी स्ट्रॉन्गली चेंज कर सकते हो। तो ये बात मैं उन तमाम मदर्स को बताना चाहती हूँ जो ये कहती हैं कि हर बच्चा अपनी खसलत लेके पैदा होता है। द थिंग हियर इज़ कि आप बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करनी होगी, मदर्स या फादर। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ मदर या फादर का यहाँ पे रोल नहीं आता। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो मसला यहाँ पे ये ख़राब हो जाता है कि मदर या फादर तो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि हमने इतना मोबाइल नहीं बच्चे को देना। मसला ये ख़राब हो रहा होता है कि जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो बच्चे के हाथ में या तो मोबाइल दे रहे होते हैं या फिर जिस तरह का कंटेंट खुद देख रहे हैं, अगर व्लॉग्स देख रहे हैं तो बच्चों को भी वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो मसले यहाँ पे ख़राब हो रहे होते हैं। अब द थिंग हियर इज़ कि जब हम उन ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं या फिर जो घर के बड़े हजरात होते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो है वो घर के लोगों की बात नहीं मानते, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आपका बेटा आपकी बहू जितनी मर्जी पढ़ी लिखी है और वो कह रही है कि इसको मोबाइल नहीं देना, इसको ये चीज़ नहीं देनी, वो बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल। अब वहाँ पे रोल आ रहा होता है हमारा। जब हमारे पास वो लोग फैमिली काउंसलिंग के लिए आते हैं, हमारे पास बैठे होते हैं, जो बात मैं बोल रही होती हूँ, जो उनकी बहू होती है ना, वो मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही होती है, मैं भी इनको घर में यही चीज़ें बताती हूँ। बट द थिंग हियर इज़ कि जब वो किसी और से सुनते हैं उनको तसल्ली हो जाती है और उसके बाद वो उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब घर में उनकी बहू या उनका बेटा उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ा रोल आ जाता है कि आपने कौन सी बात किस इंसान से सुनी है, आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और देन आप उस पर अमल करोगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर है ना, आपका क्या ओपिनियन है या जो आपने रिसर्चेस पढ़ी हैं, जो आपकी स्टडी है, वो क्या कहती है कि बच्चों को किस एज में फ़ोन देना चाहिए और स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए उनका? 2 साल से बाद आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन दें 30 मिनट्स के लिए। अच्छा 2 साल के बाद दे सकते हैं? 2 साल के बाद आप डेफिनेटली दें, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की ना, टाइम चेंज हो रहा है। आजकल का बच्चा, आप अगर ये सोचें कि वो 13 साल तक या 10 साल तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या वो उन बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएगा जो बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जो बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, 2 साल के बाद उन बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो ज़्यादा शार्प होंगी। अच्छा डॉक्टर है ना, आपने ये बात तो कर दी है कि 2 साल के बाद आप फ़ोन दे सकते हैं। अब ये इतनी बात लोग सुनेंगे और वो कहेंगे आधी बात सुनेंगे, आधी पे अमल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं। आप बच्चों को टिकटॉक क्वालिटी यूज कंट्रोल करने के लिए मैटर नहीं करता दे है। सकते। आप इतने छोटे बच्चे को, 13 साल से कम उम्र बच्चे को, या आप कह लें कि
चले 10 साल से भी कम उम्र बच्चों को, अगर लोगों को लग रहा है 13 साल ज़्यादा, आप उनको टिकटॉक पे स्क्रॉल करने नहीं दे सकते, आप उनको इंस्टा रील्स नहीं दे सकते, यूट्यूब की शॉर्ट्स भी आप नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। जो डॉक्टर हिना ने बात की है वो आई गेस बात की है कि वो जो क्वालिटी कंट्रोल कंटेंट है, और मैंने सेगमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ कह दी थी कि बच्चों को इमोशनल एक्सप्रेशन सिखाएं, वो कंटेंट सर्च करें सबसे पहले खुद, और फिर खुद देखें कि क्या उसमें जो इमोशनल एक्सप्रेशन सिखाया जा रहा है, इमोशनल आइडेंटिफिकेशन सिखाई जा रही है, वो बच्चे के लिए सेफ़ है। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो एज रिस्ट्रिक्टेड तो होती हैं, लेकिन वो एज रिस्ट्रिक्शंस भी अंग्रेज़ों के लिए होती हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों के हिसाब से नहीं होती हैं। तो वालिदैन पहले खुद देखें और फिर उसके बाद बच्चों को दिखाएं। बिल्कुल। और एक रिसर्च थी वो ये भी बताई थी, मैं वाइंड अप करूंगी, कि फॉर एवरी 30 मिनट्स जो हम बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, वो उनका जो स्पीच का रिस्क है वो 49% जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, मतलब उनको ये मसले हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और जैसे डॉक्टर हिना ने बात की है कि बच्चों को फ़ोन ज़रूर दें, और देना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या देख रहे हैं इस पर ज़रूर आप फोकस रखें, और पेरेंट्स को भी चाहिए, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे थोड़ी फिजिकल हेल्थ के हवाले से टिप्स ले लेते हैं, देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइजेस लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट। आज आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नई टेक्निक, नए प्रोग्राम, अगेन दोबारा वही बोरिंग प्रोग्राम, उससे हम बोर हो जाते हैं कि क्या नया करना चाहिए। नए प्रोग्राम, नई टेक्निक, नया फार्मूला, क्योंकि डिफरेंट मूड, डिफरेंट बॉडी होती है और हमारी रूटीन भी डिफरेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करने के लिए एंटरटेनिंग, ताकि माइंड भी आपका एंटरटेन करता रहे और हम बूस्ट करते रहे, खुद को फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के एक डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ। एक वर्कआउट कभी भी आपको चेंज नहीं करता, आपको डिफरेंट प्लान्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज के प्रोग्राम में एक कम्बिनेशन में बताऊंगा, यस एग्जैक्टली, आर्म्स के लिए। आज का प्रोग्राम आर्म्स, क्योंकि मौसम के हिसाब से हमने हाफ स्लीव पहनने होते हैं, हम क्या करते हैं, मोटे बाजू यार क्या करें, इसको कैसे कम करें, इसको फिट करना चाहिए, इसको टर्न अप करना चाहिए ताकि हम अच्छे फिट कपड़े पहन सकें। तो आज का वर्कआउट घर कर ईजी आप कर सकते हैं, ईजी होम वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज के वर्कआउट में मुझे सिर्फ डंबल्स चाहिए, डंबल्स के साथ हम 4 एक्सरसाइजेस हम करेंगे। वार्म अप सेपरेट होगा, वार्म अप को इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वार्म अप इसमें ऐड करेंगे तो वर्कआउट बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। तो हमने वर्कआउट और वार्म अप। वार्म अप के लिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, डंबल में बाद में ग्रिप करता हूँ स्ट्रेट, वो नॉर्मली आपको पता है डिफरेंट प्रोग्राम्स में बताया गया है। वार्म अप के लिए स्ट्रेट सिंपल ईजी वर्कआउट, रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने 1 मिनट के लिए करना है। ये आपका होगा वार्म अप। अब वर्कआउट के लिए मुझे डंबल्स चाहिए, ओके, हैवी डंबल्स, यार रियली हैवी डंबल्स। ओके, फर्स्ट इसमें टेक्निक कम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स हम देखते हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है। ये प्रोग्राम हम इसलिए बता दें कि इफेक्टिव है। घर में बैठे ख़वातीन हजरात या मर्द हजरात जो वर्कआउट नहीं करना चाहते, हम उनको बूस्ट करते हैं ताकि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। तो आज के वर्कआउट में फर्स्ट ट्रेनिंग बताऊंगा, लेकिन विद कॉम्बिनेशन। इसको सिंगल वर्कआउट नहीं करना, विद डंबल्स आपने करना है। फर्स्ट ट्रेनिंग नॉर्मली बताऊंगा, इसको आपने 3 कॉम्बिनेशंस में आपने करना है। 5 5 5 15 रैप्स का एक सेट होगा। ओके, स्टार्ट करें। साइड और डिफरेंट फ्रंट एंगल से भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट फ्रंट, बाइसेप फिक्स्ड, chest up, core tight. Now, 1 2 3 4 5। नॉर्मली हमारे माइंड में क्या होता है कि एब्डोमिनल लगाते जाना है, एब्डोमिनल लगाते जाना, नहीं, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। हर पार्ट्स को एक हिट चाहिए, एक बूस्ट चाहिए, तभी बॉडी जो है इफेक्टिव होती है, टर्न अप होती है। आप साइड एंगल से चेस्ट अप, कोर टाइट, 1 2 3 4, ये हो गया आपका एक एंगल। अब इसको कॉम्बिनेशन के साथ करना है। फर्स्ट 5 रैप्स, 1 2 3 4 5। नाउ स्विच, हैमर, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ इसको आपने सेंटर ग्रिप करना है और आउटसाइड आपने लेके जाना है। 1 2 3 4 5। ये एक सेट हुआ है, 3 डिफरेंट एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, ये एक सेट हुआ है। सेकंड एक्सरसाइज आपने करनी है,
नॉर्मली ग्रिप. अब इसको आपने बॉडी डाउन, नाउ न्यूट्रल ग्रिप में, देन आउटसाइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 sets, 10 second rest, second training. ओके इसी कॉम्बिनेशन से आपने करना है, ऊपर नीचे आपने शफल नहीं करना है, इसी ट्रेनिंग से आपने करना है. ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको बॉडी डाउन बैक हिट डंबल्स कहते हैं. साइड से बताता हूँ. बाइसेप फिक्स्ड, नाउ बैक हिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. परफेक्ट एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन. ओके लास्ट ट्रेनिंग इसी कॉम्बिनेशन से आपने करना है. फिर देखिए आपके बाजू की फैट कहाँ जाती है. इसी को फॉलो करना है, ट्रस्ट मी. इफेक्टिव कॉम्बिनेशन वर्कआउट, स्ट्रेंथनिंग पोजीशन. ओके बोथ आर्म ग्रिप. नाउ 1 अप हिट, 2 3 4. बोथ डंबल क्लोज करने आपने. 5 6 7 8 9 10. परफेक्ट. लगता है बाजू टोन अप होना शुरू हो गए. ओके ये एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन आपने करनी है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है. लेकिन इस मौसम में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हम ओवर वर्कआउट करेंगे. इस मौसम में ओवर वर्कआउट नहीं करना. सिंपल सा एक मॉडरेट लेवल का वर्कआउट करना है जिसमें आप एग्जॉस्ट ना हो, ओवर स्वेटिंग ना हो. इस मौसम में ओवर स्वेटिंग से आपके मिनरल्स स्वेटिंग के थ्रू आपके जो ना खारिज होते हैं, तो वो ऐसा काम नहीं करना. इससे आपको मसल्स पेन हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है. तो इस मौसम में एक मिथ बना हुआ है, एक माइंड कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी ओवर स्वेटिंग होगी तो तभी हमारा वेट कम होगा. नहीं, ये मौसम रॉन्ग है. लेकिन फिटनेस लेवल के हिसाब से ये परफेक्ट मौसम है. आप एक नॉर्मल सा 15 मिनट्स का वर्कआउट करें और ख़ुद को फिट रखें, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन के साथ, एक राइट प्लान के साथ. इसी को आप फॉलो करें, मुझे फीडबैक दें. आपका लाइफ कोच आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोबारा आता रहेगा, आपको बूस्ट करने के लिए. दुआ में याद रखें, खुश रहें, फिट रहें. अल्लाह हाफिज़. बहुत शुक्रिया आपका. ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं.